हेलो बच्चों, सो वेलकम टू माय चैनल मिस्ट्री ऑफ केमिस्ट्री क्लब। सो आज वेडनेसडे है तो आज हम फिर मिल रहे हैं आपसे। टॉपिक मोल कॉन्सेप्ट। यू नो दैट मंडे, वेडनेसडे, फ्राइडे 11th क्लास है और ट्यूसडे, थर्सडे, सैटरडे 12th क्लास है और बाकी एज इट इज़ 9th और 10th भी है। मतलब ऑड डे के दिन ऑड क्लास, इवन डे के दिन इवन क्लास। ईजी वे है याद करने का। टॉपिक मोल कॉन्सेप्ट चल रहा था हमारा 11th क्लास में। आधार लेक्चर 3 बिकॉज हमने 2 लेक्चर ऑलरेडी पूरे चैप्टर का रिलीज कर दिया, सीरीज का मैंने रिलीज कर दिया है। क्लास 11th का ये टॉपिक है, सबको पता है। बैच का नाम ऑर्बिटल है हमारे चैनल में। तो मोल कॉन्सेप्ट या आप इसको कह सकते हो सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, है ना। इसको सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें कुछ बेसिक चीजें भी पढ़ाई जाती है, जैसे कि सिग्निफिकेंट नंबर हो गया, साइंटिफिक नोटेशन कैसे करते हैं, तो उस पर भी हम लोग डिस्कशन करेंगे, टेंशन नहीं लेने का, है ना। अभी हम लोग थोड़ा सा क्या करें, न्यूमेरिकल फोकस करें। जो हमारे आईआईटी, मेडिकल, एंट्रेंस एग्जामिनेशन, केवीपीवाई, बिटसैट, है ना, आपके स्कूल के एग्जामिनेशंस में आते हैं। ओके, सो आज क्या सर, तो थोड़ा रिकैप मार देते हैं लास्ट वाले सेक्शन का। तो लास्ट वाले सेक्शन में आपको मैंने बताया था कि भैया ग्राम एटॉमिक मास क्या होता है, ग्राम मॉलिक्यूलर मास क्या होता है, एक मोल क्या होता है, एक एमयू क्या होता है, यू यानी यूनिफाइड क्या होता है मास, है ना। ग्राम मॉलिक्यूलर मास क्या होता है, ग्राम एटॉमिक मास क्या होता है ना। ग्राम एटम कैसे निकालते हैं, नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकल जाते हैं, कुछ न्यूमेरिकल्स कराए जाए अलग अलग वे के, अलग अलग तरीके के, जिससे आपका कॉन्फिडेंस आया होगा कि यार न्यूमेरिकल कैसे आते हैं मोल कॉन्सेप्ट और हम क्यों नहीं कर पाते, इतना आसान होता, सर ने तो इतना आसानी से कराया है। तो वो हो गया था। इसके अलावा मैंने आपको एक नया टॉपिक डिस्कस करके दिया, ग्राम इक्विवेलेंट वेट। और जो ग्राम इक्विवेलेंट वेट आया था हमारा, कितना आया था बच्चे, ग्राम यानी वेट इन और ग्राम। तो ये कौन सा वेट था बच्चे, उस कंपाउंड का मॉलिक्यूलर वेट था अपॉन इक्विवेलेंट वेट। सॉरी, मॉलिक्यूलर वेट मैंने बोला है, इट इज रॉन्ग एक्चुअली, वेट इन ग्राम। और ये क्या था बच्चे, इक्विवेलेंट वेट। तो जिसका भी आपको ग्राम इक्विवेलेंट वेट निकालना है तो उसका वेट पता तो भैया कि तुम्हारा कितना वेट है, कितने वेट का ग्राम इक्विवेलेंट वेट निकालना है मुझे, तो हम वो वेट रखेंगे नीचे, इक्विवेलेंट वेट से डिवाइड कर देंगे। समस्या ये कि सर ये है क्या, यही तो हमारा टॉपिक आगे बढ़ा था। तो फिर मैंने आपको सिखाया था कि इक्विवेलेंट वेट क्या होता है। ये ऑलरेडी हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में पूरा कवर कर रखा है। जिन्होंने लास्ट लेक्चर नहीं देखा प्लीज पुराने लेक्चर को देखा करिए। देखिए, हम जो भी चैप्टर बनाते हैं ना वीडियो, वो एक सीरीज की तरह होता है, जैसे वेब सीरीज होता है, नेटफ्लिक्स में आता है, अमेजॉन में आता है, वैसा होता है ये। तो जब तक आप एक एपिसोड को छोड़ के दूसरा एपिसोड देखोगे तो मजा नहीं आएगा। तो रिलेट करते जाइए सभी को, तब बड़ा मजा आएगा। बिल्कुल मतलब फ्लोलेस चलेगा आपका हर चैप्टर, पढ़ने में मजा आएगा और समझने में मजा आएगा। क्योंकि ऐसा नहीं ना है कि हमने ऐसा किया कि एक ही बार में 4 घंटे का वीडियो डाल दिया, पढ़ते रहो बैठ के। दिस इज नॉट अ वे यार। अगर मैं आपके जगह स्टूडेंट होता तो मेरे को वो 4 घंटे का वीडियो पकड़ा दे तो मैं कभी ना देखूं। 4 घंटा कौन देगा यार, समझ रहे हो मेरी बात को। तो आजकल पढ़ाई को जितना ईजी करेंगे, टेंशन कम रहेगा, स्ट्रेस कम रहेगा, डिप्रेशन कम रहेगा और आप पढ़ाई को एंजॉय कर पाएंगे। और आई होप कि आप लोग दिन में 1 घंटा तो निकाल ही सकते हो यार मेरे वीडियो को देखने के लिए। मेरा वीडियो 1 घंटा 10 मिनट, 1 घंटा 20 मिनट, इससे ज़्यादा का नहीं होता है। इतना आप कर सकते हो, मुझे पता है, और करोगे आप। बस आप लोगों से एक शिकायत है, आप इस चैनल को अपने दोस्तों तक नहीं पहुंचा रहे हो। सबको फायदा लेने दो यार, है ना। सब पढ़ें, सब बढ़ें। तो इक्विवेलेंट वेट क्या था, रिकॉल करिए, लास्ट लेक्चर में आपने पढ़ा है ना। बताया था मैंने आपको कि भैया किसी भी कंपाउंड को वो मिनिमम से मिनिमम वेट जो किसी भी दूसरे कंपाउंड से 1 ग्राम हाइड्रोजन या 16 ग्राम ऑक्सीजन या 35.5 ग्राम क्लोरीन को रिमूव करने में चला जाता है ना। मतलब लड़ाई रिएक्शन की है। तो इसको समझाने के बाद मैंने आपको इक्विवेलेंट वेट का फॉर्मूला बताया था। कुछ ये आया था कि जिसका भी इक्विवेलेंट वेट निकाला उसका मॉलिक्यूलर मास अपॉन एन फैक्टर। सही है, ये आया था। जैसे आप लोगों को बोलता है कि बताओ इक्विवेलेंट वेट क्या है। मैंने अपने करियर में 8 साल का करियर मेरा है टीचिंग फील्ड में, और अच्छे खासे रैंक दिए मैंने। मतलब अच्छा एक्सपीरियंस है मेरा। यह भी नहीं कि मतलब आउट ऑफ द बॉक्स ना, आई एम जस्ट लाइक ऑर्डिनरी टीचर। बहुत ज़्यादा हाईफाई नहीं हूँ, लेकिन हाँ अच्छा कर रहा हूँ और अच्छा करूँगा भी आगे चल के, ठीक है। तो ज़्यादा वाला बहुत बड़ा एक्सपीरियंस नहीं कि मैं 10-20 साल एक्सपीरियंस हूँ, क्योंकि देखो जो 10-20 साल एक्सपीरियंस हो वो भी कार्बन को सी लिखेगा, और मेरे को 8 साल एक्सपीरियंस हो, मैं भी कार्बन को सी लिखूंगा, ठीक है ना। बस एक्सप्लेन करने का तरीका अलग अलग है। सो देखिए,
मॉलिक्यूलर वेट, जिसका भी इक्विवेलेंट वेट निकालना उसका मॉलिक्यूलर वेट ऊपर रखेंगे। ये तो निकालना आता है मॉलिक्यूलर वेट। कैसे निकालते हैं? एटम के मास को जोड़ते चले जाओ, तो निकालना सिखा चुका हूं। एन फैक्टर क्या होता है, ये सबसे बड़ा सवाल था। तो मैंने एन फैक्टर भी आपको बता दिया। क्यों? क्योंकि आप इक्विवेलेंट निकालने जा रहे हो। किसका? कंपाउंड का। अब कंपाउंड होता कितनी तरह का है? पूरी केमिस्ट्री में 3 तरह का, या तो बाय नेचर एसिड होगा, या तो बाय नेचर बेस होगा, या तो बाय नेचर सॉल्ट होगा। तो एसिड होगा तो कैसे डील करेंगे, बेस होगा तो कैसे डील करेंगे, और सॉल्ट होगा तो कैसे डील करेंगे, सब बताया मैंने आपको। करेक्ट? अब यहीं से आगे हम लोग कंटिन्यू करते हैं। आइए देखते हैं। ओहो, तो देखिए, अब हम बात, अब आप लोगों को मैं रिकमेंड करूंगा कि कोशिश करिए कि जितना ज़्यादा हो सके, है ना, इस चैनल को ग्रोथ कराइए, क्योंकि मैं काफ़ी कुछ सोच के बैठा हूँ, काफ़ी कुछ अच्छा करना है मुझे। तो आप लोगों की सपोर्ट के बिना कुछ नहीं कर सकता मैं। तो आपका सपोर्ट हमें ज़रूर चाहिए होगा। इस चीज़ को थोड़ा सीरियस लीजिएगा, ठीक है? सो नाउ द क्वेश्चन इज कि सर, जब आप एन फैक्टर बता रहे थे, थोड़ा पानी पी लेते हैं यार, प्यास लग रही है। सर, जब आप एन फैक्टर बता रहे थे तो आपने बोला था कि भाई कंपाउंड 3 तरह का, तो एन फैक्टर भी 3 ही तरह का होगा, या तो एसिड का, या तो बेस का बच्चे, या तो सॉल्ट का। सही है। मैंने एसिड का एन फैक्टर आपको क्या बताया था? नंबर ऑफ एच आयन। भाई एसिड है तो उसके पास तो एच आयन होगा ही होगा ना, तो नंबर ऑफ एच आयन। लेकिन ये सब में काम नहीं करता, एक्सेप्ट H3PO2, H3PO3, H3PO3, ऑर्थोबोरिक एसिड, ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड, ऑर्थोफॉस्फोरस एसिड। ठीक है, इन 3 पे काम नहीं करता। जबकि यहाँ देखो ना, दिख रहा है ना कि H कितना है, 3 है, तो ऐसे इसके अकॉर्डिंग चले तो नंबर ऑफ एच आयन 3 है, तो ऐसे कह दो 3 है। लेकिन नहीं, इसका एन फैक्टर होता है बच्चे 1। यहाँ भी 3 दिख रहा है, लेकिन इसका भी एन फैक्टर होता है 2। और बेटा यहाँ भी 3 दिख रहा है, तो यहाँ भी एन फैक्टर 1 ही होता है। क्वेश्चन सर क्यों, है ना, ऐसा क्यों सर? चलिए आज इस पर डिस्कस करते हैं। जबकि बेस का तो एन फैक्टर इजी था ना, नंबर ऑफ ओ एच आयन। तो ओ एच आयन तो दूर से ही दिख जाएगा यार, तो इसमें कहाँ मेहनत करना है। और सॉल्ट के बच्चे एन फैक्टर क्या बताया था आपको मैंने, कि सॉल्ट तो न्यूट्रल होता है, तो जितना भी नंबर ऑफ पॉजिटिव आयन हो उसके पास वो ले सकते हो, या फिर और नंबर ऑफ नेगेटिव आयन ले सकते हो। सिंपल है। हालांकि इसको भी शॉर्ट ट्रिक से बताऊंगा मैं। तो बेस इजी है, तो बेस को छोड़ देते हैं, बेस तो आप कर लोगे, एसिड भी कर लोगे, मुझे पता, नंबर ऑफ एच आयन देखोगे बता दोगे। लेकिन जो एक्सेप्ट वाली बात आई है ना, आप लोग इसको एक्सेप्शन बोल देते हो, तो वो नहीं बोलना है यार आपको। इसलिए मैं थोड़ा डिटेल में जा रहा हूं, और आपको मेरे चैनल में आया तो डिटेल में थोड़ा सा जाएंगे हम लोग, है ना, क्योंकि आप तैयार हो रहे हो कैसे एग्जामिनेशन के लिए जो ऑल इंडिया लेवल पे होता है, वो काफ़ी अच्छा होता है, और जिसमें कॉम्पिटिशन ज़बरदस्त होता है। कंपटीशन से याद आया कि कल 2 तारीख को मैं एक नीट के प्रिपरेशन से स्ट्रैटेजी से, मतलब नीट की जो स्ट्रैटेजी बनाए कि जो 13 तारीख को जो एग्ज़ाम है, 12 तारीख को नीट का, उससे रिलेटेड एक स्ट्रैटेजी प्लान कि आप कैसे केमिस्ट्री को प्रिपेयर कर सकते हैं। ठीक है, चूँकि मैं नीट में अच्छे खासे रैंक दे चुका हूँ, तो डेफिनेटली आई एम कैपेबल टू प्रीच यू अबाउट द नीट। सो बी ट्यून्ड, और अपने दोस्तों को भी ज़रूर इसको शेयर करिएगा। देखो बच्चे, क्या है, अगर मैं थोड़ा सा ना एसिड के एन फैक्टर पे सुधार करूं, थोड़ा सा मैं इसको इम्प्रोवाइज करूं अपने लैंग्वेज में, हालांकि उससे भी तुम कर ही लोगे मुझे पता है, लेकिन थोड़ा सा मतलब डिटेल में जा रहा हूं। तो अगर एसिड के एन फैक्टर को मैं थोड़ा इम्प्रोवाइज करूं, तो मैं ये बोलूंगा कि नंबर ऑफ OH बॉन्ड directly attached with central atom।
अब देखो जब मैंने ये बोल दिया ना इन्फेक्टर का फॉर्मूला, या ये आपको बता दिया कि भाई ऐसे देखा करो, तो इसमें एक्सेप्शन खत्म। H3PO3 H3BO3 कुछ भी आ जाए हमें नहीं फर्क पड़ता। यानी दिस इज द फाइनल फॉर्मूला, दिस इज द फाइनल वे टू डिफाइन द इन्फेक्टर ऑफ द एसिड। अब इसमें एक्सेप्शन का कोई वो लॉजिक नहीं है, लेकिन जिनको शॉर्ट ट्रिक चाहिए शॉर्ट ट्रिक भी दे दिया। अब डिटेल में बता रहा हूं कि भैया यहाँ पर एक्सेप्शन नहीं है, इसमें कोई भी कंपाउंड का आ जाएगा हम तुरंत निकाल देंगे। तो क्या बताया, नंबर ऑफ OH बॉन्ड। देखो कई लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, OH बॉन्ड है ये, इट इज नॉट एल्कोहल एंड इट इज ऑल्सो नॉट हाइड्रोक्साइड आयन। ठीक है बच्चे, भाई हाइड्रोक्साइड आयन तो ऐसा होता है ना बच्चे जो बेस को डिफाइन करता है, ये हाइड्रोक्साइड आयन है, और एल्कोहल ग्रुप बेटा ऐसा होता है। मैंने ये वर्ड यूज ही नहीं किया, मैंने क्या बोला कि OH बॉन्ड यानी O और H जो बॉन्डेड हो आपस में, वो अगर सेंट्रल एटम से कितने अटैच है वही उसका इन्फेक्टर है। तो जैसे एग्जांपल के तौर पे कि सर अगर आप ऐसे बताओगे मेरे को इन्फेक्टर, तो सर हमें एक चीज सीखनी पड़ेगी, क्या, स्ट्रक्चर बनाना। क्योंकि बिना स्ट्रक्चर के तो हम कैसे बता देंगे कि OH बॉन्ड सेंट्रल एटम से कितना लगा है, कैसे लगा है, देख के तो बता नहीं सकते, है ना। और हम लोग इतने टैलेंटेड नहीं कि भाई देख के बता दे, कोई अगर आके बोल देता है कि देख के बता सकते हैं, बकवास कर रहा है। ठीक है, तो कैसे देखें सर, तो इसके लिए सर आपको स्ट्रक्चर ड्रॉ करना पड़ेगा। तो देखो बच्चे, स्ट्रक्चर ड्रॉ करना तो हम लोग का मेन काम कहाँ पर है, केमिकल बॉन्डिंग में। लेकिन केमिकल बॉन्डिंग जाने से पहले ही अगर आपको कंपाउंडों का स्ट्रक्चर लिखना आ जाए, समझना आ जाए, तो बुराई क्या है यार। केमिकल बॉन्डिंग में आएगा तो एक बार रिवीजन हो जाएगा, और क्या है ना। तो स्ट्रक्चर कैसे बनाएं, तो इसके एक शॉर्ट ट्रिक दे रहा हूं, ये 3 पॉइंट बच्चे आप शॉर्ट ट्रिक ले लो। ये 3 पॉइंट अपने दिमाग में बना लो, आप अच्छे से अच्छे कंपाउंड का स्ट्रक्चर ड्रॉ करने लग जाओगे बिना केमिकल बॉन्डिंग पढ़े। ठीक है, तो कैसे सर, पहला आपको काम क्या करना है, ध्यान से सुनो। कीप मोनोवेलेंट एलिमेंट। बच्चे मोनोवेलेंट एलिमेंट का मतलब जिस एलिमेंट की वैलेंसी कितनी होती हो, 1। वैलेंसी 1 होने का मतलब लास्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन हो, है ना। कीप मोनोवेलेंट एलिमेंट एट कॉर्नर। ठीक है, जितने भी मोनोवेलेंट एलिमेंट होंगे जिनकी वैलेंसी 1 होगी उनको कॉर्नर पर रख देना। कहां रख देना बच्चे, कॉर्नर पे। तो कॉर्नर क्या होगा सर, अरे कहीं भी बिल्कुल किनारे, बीच में कहीं नहीं आना चाहिए, सीधी सीधी बात ये है, बीच में कहीं नहीं आएगा। ठीक है, दूसरा, कीप सेंट्रल एटम एट सेंटर। मतलब जो एटम सेंटर पर ऑलरेडी पहले से है उसको सेंटर पे ही रहने दो, कहीं मत छूना, इधर उधर मत करना उसको। अब सेंट्रल एटम कैसे पहचानते हैं मैं बताऊंगा, आप उसके लिए टेंशन मत लो। कॉर्नर पे कैसे रखेंगे वो भी मैं बताऊंगा, पहले 3 पॉइंट्स हम डिस्कस कर लेते हैं। और थर्ड पॉइंट है बच्चे, पेरिफेरल एटम्स will arrange around the central atom, around the central atom in equal proportion। क्लियर है बच्चे। थर्ड पॉइंट क्या बोल रहा है कि जितने भी पेरिफेरल एटम्स हैं उनको सेंट्रल एटम के चारों तरफ, अराउंड मतलब चारों तरफ, इक्वल प्रोपोर्शन में रखना है तुम्हें। अरेंज करना उसको कैसे, इक्वल प्रोपोर्शन में। इक्वल प्रोपोर्शन का मतलब हो गया कि अगर आप हॉरिजॉन्टल 2 एटम रख रहे हो तो वर्टिकल भी 2 एटम ही रखोगे। और ये जो तीनों लॉ हैं ये हमेशा इस तरह से करना, कार्टेशियन मतलब या वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल, इधर उधर करने की कोशिश मत करना। जो भी करोगे वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल वे में करोगे। ठीक है बच्चे, तो वर्टिकल अगर हॉरिजॉन्टल आप ऐसे ले रहे हो तो इसका मतलब साफ है कि इनका कॉर्नर बच्चे ये हो जाएगा। तो जो भी मोनोवेलेंट होगा जिनकी वैलेंसी 1 होगी बेटा वो कॉर्नर पे चले गए। सेंटर पर बेटा कौन आ जाएगा, सेंट्रल एटम आ जाएगा। सेंटर पे कौन आ जाएगा, यहाँ पे सेंट्रल एटम आ जाएगा। और बाकी जो रिमेनिंग एलिमेंट होंगे वो यहाँ आ जाएंगे। सेंट्रल एटम के चारों तरफ इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन। इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन मतलब अगर 2 वर्टिकल है तो 2 हॉरिजॉन्टल हो जाएगा। समझ में आ गया। तो जब भी आप स्ट्रक्चर बनाओगे बेटा वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल वे में बनाओगे, ऐसे मत बना देना। ठीक है, चलो ये तो हो गया। अब इस चीज को अगर हमें समझना है तो इसके लिए एग्जांपल आपको मुझे देना पड़ेगा। तो एक एग्जांपल बच्चे हम लेते हैं यहाँ पे। फिलहाल ये नोट तो कर ही लिया होगा, तो चलो आपको एग्जांपल एक बहुत प्रॉपर तरीके से समझाते हैं।
ये 3 पॉइंट अपने दिमाग में बना लो, आप बिना केमिकल बॉन्डिंग पढ़े भी आप कंपाउंड का स्ट्रक्चर बना सकते हो। मैं ये नहीं कह रहा कि उसका एक्यूरेट स्ट्रक्चर बना लोगे, एक्यूरेट स्ट्रक्चर बनाने के लिए हमको केमिकल बॉन्डिंग को डिटेल में पढ़ना पड़ता है, लेकिन हम ऐसा स्ट्रक्चर जरूर बना लेंगे जिससे मेरे काम चल जाए केमिस्ट्री में। ठीक है, तो एग्जाम्पल देखना बच्चे और इसको ध्यान से समझना। ये हमारे पास है बच्चे H3PO3, सपोज ये स्ट्रक्चर है। अब H3PO3 का मुझे बनाना है स्ट्रक्चर, इसका मान लो एन फैक्टर निकालना है, तो हम एन फैक्टर कैसे निकालेंगे? ठीक है, तो ध्यान देना बच्चे। यहाँ मोनोवेलेंट एलिमेंट कौन है जिसकी वैलेंसी 1? तो सर हाइड्रोजन है। तो बच्चे इसको कॉर्नर पे सेट कर दो, और देखो मैं कैसे कर रहा हूँ, या हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल, इसी मैनर में, इधर उधर दाएं बाएं कहीं भी मत कर देना रैंडमली। ठीक है, अब कहोगे सर एक तो ऊपर नहीं आया, अरे तो 3 है, तुम क्या करें? इतना तो समझ ही सकते हो। बताओ बच्चे सेंटर पे कौन दिख रहा है? फास्फोरस। वो क्लियर दिखाई दे रहा है सेंटर पे, ये देखो। और वैसे भी एक बात याद रखना, सेंट्रल एटम जो होता है ना, हमेशा मिनिमम नंबर पे होता है। हमेशा जो सबसे कम संख्या का एटम होगा, जिसकी संख्या सबसे कम होगी, वही सेंट्रल एटम होता है ज़्यादातर। ठीक है भाई, सेंटर में पावर में हमेशा कम लोग रहते हैं। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? तो सेंटर एटम सेंटर पे आ गया। जो बच्चे देखो मोनोवेलेंट एलिमेंट ये था, है ना, तो इसको कहाँ करना था? कॉर्नर पे बच्चे। तो मैंने कॉर्नर पे ही किया है। फास्फोरस तो तुम्हारा सेंट्रल एटम था बच्चे, तो जो ये वाला एटम, जो देखो सेंट्रल एटम और मोनोवेलेंट एलिमेंट को छोड़ दो, उसको हटाने के बाद जो एटम बचा बच्चे, इन्हीं एटम को पेरिफेरल एटम कहा जाता है। ठीक है, ध्यान रखना, इन्हीं को क्या कहा जाता है? पेरिफेरल एटम्स। जो मैंने वर्ड यूज किया था पेरिफेरल एटम्स, ये इसके लिए यूज किया था। तो क्या था? जो पेरिफेरल एटम यानी बचे हुए एटम्स होते हैं, वो सेंट्रल एटम के चारों तरफ अरेंज होते हैं इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन के साथ। तो सर यहाँ तो 3 है, 3 पे तो इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हो नहीं सकता, और डिस्ट्रीब्यूशन में से कहाँ होता है? वर्टिकल या हॉरिजॉन्टल। तो मान लो एक मैंने ऊपर ले लिया, एक मैंने बच्चे यहाँ ले लिया, और एक कहीं मन करे, जहां मन करे ले लो, कोई रोकने वाला नहीं है। यहाँ ले लो, यहाँ ले लो, यहाँ कहीं भी ले लो। अब चूंकि 3 ही है तो ऐसे ही करेंगे। अगर 2 हॉरिजॉन्टल होगा तो 1 वर्टिकल होगा, या 2 वर्टिकल होगा तो 1 हॉरिजॉन्टल होगा। 4 होता तो फिर मजा ही आ जाता। बच्चे अब देखो ना, दिखाई दे रहा है आपको OH? यस सर। अरे आप बॉन्ड मत भी बनाओ, आप ये बॉन्ड मत भी बनाओ, तब भी आपको OH तो दिखाई दे रहा होगा। हाँ सर। और ये सेंट्रल एटम तो डायरेक्ट जुड़ा हुआ है। यस सर। ये तो OH नहीं है, ये भी तो OH नहीं है। नहीं सर। तो मतलब यही है इसका एन फैक्टर। तो बच्चे इसका एन फैक्टर कितना आया? 2। अरे सर आपने तो ये इसका एक्सेप्शन बताया था, आपने पहले भी बताया था कि H3PO3 में H तो 3 है, लेकिन इसका एन फैक्टर कितना आता है? 2। आपने पहले डायरेक्ट बताया था सर, अब हमको समझ में आ गया। आया बच्चे? क्लियर? दैट्स अ वे टू डिफाइन द एन फैक्टर। अब इसमें देखो क्या है कि ऐसे तुम पहले एक्सेप्शन की तरह ले रहे थे कि एन फैक्टर 2 याद रखना, अब तुम्हें याद भी नहीं करना, हम खुद जानते हैं कि क्या रीजन है। क्या रीजन है बच्चे? क्योंकि ऑक्सीजन काफी इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम होता है ना बच्चे, और ये हाइड्रोजन के साथ है, तो ये ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव हो गया, तो ये इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, तो ये बॉन्ड टूट के निकलने के चांसेस ज्यादा है। तो इसका H आयन और इसका H आयन निकल सकता है, ये वाला H आयन नहीं निकल सकता, क्योंकि ये H फास्फोरस के साथ है, फास्फोरस इलेक्ट्रोनिगेटिव ज्यादा नहीं होता है। तो यहां भी देखा जाए तो ओवरऑल H आयन जो है वही एन फैक्टर है, लेकिन समझ में नहीं आता है। डायरेक्ट देखें तो लगता है कि 3 हाइड्रोजन है तो ये एन फैक्टर 3 होना चाहिए, लेकिन स्ट्रक्चर ड्रॉ करने के बाद सारी कहानी हमें क्लियर हो गई। मजा आया? सही है। इससे तुम किसी भी कंपाउंड का आराम से एन फैक्टर निकाल सकते हो, किसी का भी निकाल सकते हो। ठीक है। और हमेशा एक बात याद रखना बच्चे, एसिड का जो एन फैक्टर होता है ना, वही उसकी बेसिसिटी होती है। ये कई किताबों में लिखा रहता है, और कई बच्चे कंफ्यूज भी होते हैं कि सर ये बेसिसिटी का मतलब क्या होता है सर? तो ध्यान दीजिएगा, हर एसिड की बेसिसिटी होती है और हर बेस की एसिडिटी होती है। तो एसिड की बेसिसिटी का मतलब ये हुआ कि एसिड कितने बेस से रिएक्शन कर सकता है। अगर मान लो इसका एन फैक्टर 2 है, मतलब H3PO2, ये जो H3PO3 है बच्चे, अगर इसका एन फैक्टर 2 है, तो मतलब इसकी बेसिसिटी कितनी हो गई बच्चे? 2 ही तो हो गई, क्योंकि एसिड का जो एन फैक्टर होता है बच्चे, वही तो उसका बेसिसिटी होता है, तो इसकी बेसिसिटी 2 हो गई। तो इसकी बेसिसिटी 2 होने का मतलब कि जो H3PO3 है, हम इसको 2 मोल बेस से रिएक्शन करा सकते हैं। मतलब अगर हम H3PO3 की रिएक्शन कराएं और 1 मोल बेस ले लें तो रिएक्शन नहीं होगा, 3 मोल ले लें तो भी नहीं होगा, 2 मोल लेंगे तो कंप्लीट हमारा ये एसिड न्यूट्रल हो जाएगा बेस के साथ। अब समझ में आया बेसिसिटी का मतलब? तो एसिड की बेसिसिटी क्या बताती है कि वो एसिड कितने मोल या कितने अमाउंट ऑफ बेस से रिएक्शन करके न्यूट्रल हो सकता है। तो इसी तरह से बेस की एसिडिटी क्या बताएगी कि वो बेस कितने अमाउंट ऑफ एसिड से रिएक्शन करके न्यूट्रल हो सकता है। ये आप लिख लीजिएगा कहीं साइड में। आई होप इट्स इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू नाउ। श्योर। तो बच्चे एक एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ, ठीक है।
आप पहले सोचना कि क्या हो रहा है ना, माइंड में ही सोच लोगे तो आपको मजा आ जाएगा। यहीं से आपको सीखना शुरू करना है। मान लो इस कंपाउंड का हमारा दूर दूर तक नाता नहीं है अभी फिलहाल तो, लेकिन फिर भी H4P2O7, बच्चे इसको पायरोफॉस्फोरिक एसिड कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चे इसको? पायरोफॉस्फोरिक एसिड। ठीक है, इसका नाम लिख देता हूं मैं, पायरोफॉस्फोरिक एसिड। ठीक है बच्चे, ये इसका नाम है। ठीक है, अब ये पायरो वायरो क्या होता है आगे चलेंगे तब सीखेंगे। बताओ बच्चे, अगर इसका मेरे को एन फैक्टर निकालना हो तो शॉर्ट ट्रिक तो आपको वैसे भी याद है नहीं कि भैया H3PO3, H3PO2 और H3BO3 को छोड़ दो तो बाकी सबका जो एचाइन होता है वही एन फैक्टर होता है। तो यहाँ एचाइन 4 है तो एन फैक्टर 4 दिखाई दे रहा है, करेक्ट। लेकिन डिटेल एनालिसिस किसी को बताना पड़े तो कैसे, है ना, तो नंबर ऑफ OH बॉन्ड वाले से तो उसके लिए स्ट्रक्चर ड्रॉ करना होगा, तो करके देखते हैं। ये मोनोवैलेंट है बच्चे 4, तो कॉर्नर पे लगाना है तो 4, ये देखो 2 वर्टिकल 2 हॉरिजॉन्टल, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन तरीके वाला। सर सेंट्रल एटम, अरे सर सेंटर 2 है, 2 फास्फोरस है तो 1 फास्फोरस यहाँ डाल दो, 1 फास्फोरस, तो इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऐसे थोड़ी ना हुआ, फिर ये हो जाएगा। कैसे सर? अरे 2 हाइड्रोजन इस वाले सेंटर को मिल गया, 2 हाइड्रोजन इस वाले सेंटर को मिल गया, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन। बाकी जो बच्चा पेरिफेरल एटम कितना है बेटा? 7 है। बताओ, जो पेरिफेरल एटम है तो सेंटर के चारों तरफ अरेंज होता है ना, वो भी इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन से। तो बताओ बच्चे, 2 फास्फोरस पे 7 ऑक्सीजन को डिस्ट्रीब्यूट करना, तो 1 फास्फोरस पे कितना डिस्ट्रीब्यूट होगा? 3.5। तो यानी 1 2 3 तो ये हो गए, इसके भी 1 2 3 ये हो गए, तो 3 और 3 6। एक जो 7वां होगा वो 0.5 दोनों के लिए हो जाएगा। भाई मिड में डाल दोगे तो 0.5 आधा ये भी लेगा, आधा वो भी खाएगा। तो बचाओ बच्चे, यहां पर तुमको टोटल OH कितने दिख रहे हैं? 1 2 3 4, और कहीं OH दिखा नहीं, तो सर इसका एन फैक्टर 4 है, या ये कह लो कि इसकी बेसिसिटी 4 है, यानी ये 4 मोल ऑफ बेस के साथ रिएक्शन कर सकता है। मजा आ रहा है? तो वैसे भी कर लो या ऐसे भी कर लो, बात एक ही है। बस इसमें कॉन्सेप्ट का फायदा ये है कि हम स्ट्रक्चर बनाना सीख रहे हैं, और सबसे बड़ा फायदा है कि हम एक्सेप्शन से कोई लेना देना नहीं, हम खुद स्ट्रक्चर बना के बता सकते हैं कि क्या है क्या नहीं। एक्सेप्शन की कहानी खत्म। अब तुम्हें पता चल गया कि क्यों क्या कैसे, है ना? श्योर। और यहाँ एन फैक्टर 4 क्यों आ रहा है? क्योंकि O इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम है तो ये वाला बॉन्ड टूट सकता है, ये भी इलेक्ट्रोनिगेटिव तो यहाँ भी एचाइन निकल सकता है, ये भी इलेक्ट्रोनिगेटिव तो ये भी एचाइन निकल सकता है, ये भी इलेक्ट्रोनिगेटिव तो ये भी एचाइन निकल सकता है। तो 4 एचाइन तो वही तो एन फैक्टर होता है, वही तो बेसिसिटी होती है। डन? चलो, तो एक्सेप्शन वाली कहानी खत्म। तो ये बता दिया आपको मैंने एक्स्ट्रा पॉइंट ऑफ व्यू से, ताकि आप स्ट्रक्चर की प्रैक्टिस भी अभी से कर लोगे तो मजा आ जाएगा आपको भी। चलो भाई डन। तो सर एन फैक्टर हम एसिड का तो अब हम निकाल लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो बच्चे एसिड का एन फैक्टर निकल गया, बेस का एन फैक्टर मैं दिखाऊंगा नहीं क्योंकि तो नंबर ऑफ OH के बराबर हो, सबसे आसान है। सॉल्ट का जो एन फैक्टर होता है थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक होता है, बच्चे ये समझ नहीं पाते। हमने क्या बोला बताओ, सॉल्ट का एन फैक्टर क्या होता है? तो हमने बोला कि नंबर ऑफ पॉजिटिव आयन, या फिर आप नंबर ऑफ नेगेटिव आयन भी ले सकते हो, दोनों में से कोई भी ले सकते हो। ऐसा क्यों? क्योंकि सॉल्ट न्यूट्रल होता है, तो न्यूट्रल होने का मतलब है कि जितना पॉजिटिव आयन होगा उतना नेगेटिव आयन होगा, तो कुछ भी उठा लो, दोनों तो बराबर ही होने वाले हैं। समस्या कि सर पॉजिटिव नेगेटिव देखते कैसे हैं, ये बहुतों को प्रॉब्लम है, तो उसका भी एक तुमको सोल्यूशन दे देता हूं, ध्यान से सुनो। तो हमेशा याद रखना कि कोई भी कंपाउंड आप लेते हो ना, तो केटायन हमेशा लेफ्ट में चेक करोगे और एनायन बच्चे हमेशा राइट में चेक करोगे। इसको ना यूनिवर्सल रूल ऑफ केमिस्ट्री कहा जाता है। क्या कहा जाता है? यूनिवर्सल रूल ऑफ केमिस्ट्री। यूनिवर्सल रूल का मतलब कि ज्यादा मतलब 99% कंपाउंडों में लेफ्ट का पोर्शन ऑलवेज केटायन होता है और राइट का पोर्शन ऑलवेज एनायन होता है। इसके बहुत फायदे हैं केमिस्ट्री में, आगे तो यहां सीख लोगे मजा आ जाएगा। तो मैक्सिमम कंपाउंडों में केटायन लेफ्ट हैंड होता है और एनायन राइट हैंड होता है। कहानी खत्म। अब तुम्हें केटायन का मतलब ही तो पॉजिटिव आयन है और एनायन का मतलब नेगेटिव आयन है, तो तुम खाली बाएं और दाएं LHS RHS देख लो, काम खत्म है। जैसे एग्जांपल सर, सपोज बच्चे आई वांट टू नो दैट दिस इज अ कंपाउंड Na2CO3 एंड सपोज आई वांट टू नो दिस इज अ सॉल्ट। यस सर, बिकॉज देयर इज नो HN नो OH। ना तो यहाँ HN है ना तो यहाँ OH है, तो न्यूट्रल ही एसिड, ना तो एसिड है ना तो बेस है, तो ये सॉल्ट है बच्चे। अब सॉल्ट में बताओ अगर मेरे को निकालना है कि नंबर ऑफ पॉजिटिव आयन, है ना बच्चे, यही तो इसका एन फैक्टर होगा, तो कितना होगा सर? सर रूल के अकॉर्डिंग लेफ्ट पॉजिटिव है तो सोडियम लेफ्ट में लगा है तो यही होगा केटायन, और बच्चे ये राइट में लगा है तो ये होगा एनायन। दोनों में से कुछ भी निकाल दो, है ना। तो बच्चे बताओ तो नंबर ऑफ आयन से यहाँ पर पॉजिटिव आयन कितना है? तो सर अगर ये पॉजिटिव है सोडियम तो सर ये तो 2 दिखाई दे रहा है, काम खत्म, एन फैक्टर 2।
आया समझ में? और ध्यान देना, अगर लेफ्ट वाला केटायन 2 पॉजिटिव है ना तो राइट वाला 2 नेगेटिव होगा, तभी तो न्यूट्रल होगा मेरे भाई। करेक्ट बच्चों, क्लियर है? सो इस तरह से हम किसी भी सॉल्ट का एन फैक्टर निकाल सकते हैं। बस ये फॉर्मूला ये दिमाग में रखो। जैसे बच्चे बताओ मुझे एक एग्जांपल और ले लेते हैं, Al2SO4 का होल थ्राइस। बताओ तो बच्चे इसका एन फैक्टर कितना आएगा? ये भी तो सॉल्ट है ना, क्योंकि ना तो यहाँ H है ना तो यहाँ OH है। तो सर लेफ्ट वाला केटायन और राइट वाला एनायन। बताओ बच्चे केटायन कितना दिख रहा है तुम्हें? तो हमें पता है सर, इसके मैं तरीके निकाल देता हूं, है ना, इसका भी तरीका बता देता हूं परमानेंट। देखो बच्चे, ये Al2SO4 होल थ्राइस है, आपको पता ही चल चुका है कि लेफ्ट केटायन और राइट एनायन होता है, ठीक है? तो उसको वहीं से ब्रेक कर दीजिए। कर दिए बच्चे ब्रेक? अब जब आपने इसको ब्रेक किया, जब बच्चे आपने इसको यहां से ब्रेक किया तो बताइएगा ध्यान से, ठीक है? यहां लेफ्ट में कितना लगा है? 2। तो याद रखना, लेफ्ट का जो नंबर होता है वो राइट का होता है यार, और जो राइट का नंबर होता है वो लेफ्ट का होता है। समझे? ध्यान से सुनना, राइट में कितना लगा है? 3, तो उतना पॉजिटिव एंड लेफ्ट में लगा देना है, और लेफ्ट में कितना लगा है? 2, उतना नेगेटिव एंड राइट में लगा देना, क्योंकि नेगेटिव में से राइट में लगेगा और पॉजिटिव में से लेफ्ट में लगेगा। कितना लगेगा तो डिपेंड करता है कि उसके बगल वाले के पास कितना नंबर है। तो यहाँ 3 है तो 3 पॉजिटिव, यहाँ 2 है तो 2 नेगेटिव। आई होप एवरीथिंग इज क्लियर। अब बताओ बच्चे, अगर मुझे इसका एन फैक्टर बताना है तो कितना आएगा? इफ आई वांट टू नो अबाउट द एन फैक्टर ऑफ दिस कंपाउंड देन व्हाट हैपन? तो सर यहां पर देखो, एक एल्यूमिनियम पर 3 पॉजिटिव चार्ज है, सर 2 पर कितना हो जाएगा? 6। तो इसका एन फैक्टर बच्चे आ गया 6। आई होप इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। क्योंकि ना हमें आयंस बताने थे बच्चे। क्या बताने थे? आयंस। तो आयंस, ये चार्ज को आयंस कहा जाता है ना बच्चे। तो ये 3 आयंस है, लेकिन ये एक एल्यूमिनियम पर है, तो एल्यूमिनियम तो यहाँ 2 है ना बच्चे। एल्यूमिनियम यहाँ कितना है? 2 है, तो 2 3 जा 6 हो जाएगा, तो टोटल आयंस 6 आ जाएंगे, तो एन फैक्टर 6 हो जाएगा। और देखो केटायन अगर 6 है तो एनायन भी देखो 6 ही है। कैसे? एक सल्फेट पर बच्चे 2 नेगेटिव, तो 3 पर हो गया 6, तभी तो न्यूट्रल हुआ। तो सिंपल वाले कंपाउंड भी कर सकते हो, कॉम्प्लिकेटेड है जब बच्चे तब भी कर सकते हो। जैसे एक एग्जांपल और देख लेते हैं। सर मुझे ये बताओ कैल्शियम कार्बोनेट पे क्या होगा? तो लेफ्ट पॉजिटिव राइट नेगेटिव, 20 से मार दिया ब्रेक। और कैल्शियम का बच्चे एटॉमिक नंबर होता है 20, तो इतना तो बेसिक नॉलेज सबको होगा कि कैल्शियम के लास्ट में 2 इलेक्ट्रॉन होता है। तो अगर कैल्शियम के लास्ट में 2 इलेक्ट्रॉन होगा तो 2 पॉजिटिव आयन होगा, तो यह और 2 नेगेटिव आयन होगा। अब एक बार आपको पता चल चुका कि कार्बोनेट -2 होता है तो यहाँ -2 रख दो ना यार। एक बार पता चल गया तो बार बार थोड़ी बताना चाहिए। तो अगर यहाँ 2 नेगेटिव है तो ऑटोमेटिकली यहाँ 2 पॉजिटिव हो गया। तो बताओ बेटा इसका एन फैक्टर कितना आ गया बच्चे? 2। डन। सो कॉम्प्लिकेटेड कंपाउंड हो देन यू कैन ऑल्सो डू इट, सिंपल कंपाउंड हो तब भी कर सकते हो, ऐसा कोई कंपाउंड हो तब भी कर सकते हो। नाउ यू आर रेडी फॉर द एन फैक्टर ऑफ द सॉल्ट ऑल्सो। करेक्ट? तो ये सर सॉल्ट का भी एन फैक्टर निकाल लिया। बस करना कुछ नहीं सर, केटायंस और एनायंस को कैलकुलेट करना और उसके लिए रूल बना दिया, लेफ्ट केटायन राइट एनायन, काम खत्म। कोई लड़ाई झगड़ा करने की कोई जरूरत नहीं है। तो बेटा अब बच्चों ये बताओ, अब आपको एसिड बेस सॉल्ट यही 3 कंपाउंड होते हैं और इन तीनों का आपको एन फैक्टर निकालना आता है। तो जब आता है तो निकाल डालो, है कि नहीं? कोई कंपाउंड नहीं बचना चाहिए। एग्जाम्पल, सपोज आई वॉन्ट टू नो इक्विवेलेंट वेट ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट बच्चे। तो बताओ इक्विवेलेंट वेट का फॉर्मूला क्या होता है? तो जिस भी कंपाउंड का इक्विवेलेंट वेट निकालना है उसका मॉलिक्यूलर वेट अपॉन एन फैक्टर। बहुत सिंपल चीज था सर ये तो पहले बच्चे हम इसका क्या निकालेंगे? मॉलिक्यूलर वेट अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला। मॉलिक्यूलर वेट कैसे निकलता है? उसके एटम्स का मास का सम। तो कौन कौन से एटम है? कैल्शियम कार्बन ऑक्सीजन। तो कैल्शियम का मास प्लस कार्बन का मास प्लस 3 इंटू ऑक्सीजन का मास डिवाइडेड बाय एन फैक्टर। बताओ बच्चे इसका एन फैक्टर कितना था? +2 और ये -2। तो नंबर ऑफ पॉजिटिव भी दो, नंबर ऑफ नेगेटिव भी दो, तो 2 अभी निकाला था थोड़ी देर पहले। बताओ बच्चे कैल्शियम का मास कितना होता है? 40, कार्बन का 12, ऑक्सीजन का 16 होता है ना बच्चे, तो 3 इंटू 16 डिवाइडेड बाई 2। 40 + 12 और 16 3 48, 48 और 12 60 40 100 बाई 2 बच्चे कितना आ गया? 50। दिस इज द वे टू डिफाइन द इक्विवेलेंट वेट। एंड यू नो दैट वन थिंग, there is no unit for the equivalent weight. Why? Because it is a fractional amount बच्चे। फ्रैक्शन है ना,
मॉलिक्यूलर वेट बाय नंबर। तो एक फ्रैक्शन होने की वजह से ये यूनिट लेस होता है, नो यूनिट। ओके, करेक्ट है। ग्राम इक्विवेलेंट का यूनिट हो सकता है क्योंकि ऊपर वेट होता है ग्राम में और नीचे इक्विवेलेंट, तो ग्राम इक्विवेलेंट उसका तो यूनिट क्लियर ही है। लेकिन ये एक फ्रैक्शनल अमाउंट है बिकॉज बोथ आर द नंबर्स, सो देयर इज नो यूनिट। ओके, आई होप एवरीथिंग इज क्लियर। तो ये इक्विवेलेंट वेट सर कैल्शियम कार्बोनेट का 50 आ रहा है, इसका मतलब क्या है? तो इक्विवेलेंट वेट का फॉर्मूला आपको क्या बताया, डेफिनेशन क्या बताया था आपको कि भाई किसी भी कंपाउंड का मिनिमम से मिनिमम वेट जो यूज होता है रिएक्शन के दौरान हाइड्रोजन, क्लोरीन या ऑक्सीजन को रिप्लेस करने में। तो अगर कैल्शियम कार्बोनेट की किसी ऐसे कंपाउंड से रिएक्शन कराई जाए जहां पर कैल्शियम कार्बोनेट एच को या ऑक्सीजन को या क्लोरीन को रिप्लेस करेगा, तो मिनिमम इतना वेट लगा के रिप्लेस करेगा। मतलब कैल्शियम कार्बोनेट की इतने वेट में इतना चीज, देखो पहले मॉलिक्यूलर वेट कितना था 100, तो मॉलिक्यूलर वेट में उसके इतना चेंज आ जाएगा, तब जाकर के वो एक हाइड्रोजन को या एक ऑक्सीजन को या एक क्लोरीन को रिप्लेस कर पाएगा। ये बता रहा है इक्विवेलेंट वेट। कहीं ना कहीं रिएक्शन को प्रोसीड करा रहा है, मतलब बता रहा है कि रिएक्शन में कितना पार्टिसिपेट कर सकता है बाय वेट। श्योर, डन, आई होप एवरीथिंग इज क्लियर। सो कैन आई नो इक्विवेलेंट वेट ऑफ सोडियम कार्बोनेट? बच्चे निकाल सकते हैं, कितना आएगा? तो इसका मॉलिक्यूलर मास तो 2 इंटू सोडियम का मास प्लस कार्बन का मास 3 इंटू ऑक्सीजन का मास अपॉन बच्चे एन फैक्टर ना। तो इसका एन फैक्टर कितना आ जाएगा बताओ? तो सर लेफ्ट केटाइन कार्बोनेट 2 होता है, तो देखिए ना सर 2 पॉजिटिव 2 नेगेटिव, तो सर इसका भी 2 ही आया। 2 इंटू सोडियम का मास 23, कार्बन का 12 और 3 इंटू 16 डिवाइडेड बाई 2। 23 2 जा 46 प्लस 12 प्लस 48 बाई 2, 8 2 10 6 16 106 106 बाई 2 बच्चे कितना आ गया 53। यानी इसका इतना अमाउंट जाएगा दिए गए कंपाउंड से हाइड्रोजन, ऑक्सीजन या क्लोरीन को रिमूव करने में या रिप्लेस करने में। श्योर, एवरीथिंग इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। तो देखो ना तुम्हारे पास सॉल्ट अवेलेबल, तुमने इक्विवेलेंट वेट निकाल दिया है ना। और ये इक्विवेलेंट वेट निकालने की जरूरत हमें पड़ क्यों हो रही है? द रीजन इज सिंपल, ग्राम इक्विवेलेंट निकालने के लिए। क्योंकि ग्राम इक्विवेलेंट कब निकलता है? जब जिस भी कंपाउंड का ग्राम इक्विवेलेंट निकालना हो तो उसका वेट आपको मान लो न्यूमेरिकल में दे दिया, और इक्विवेलेंट वेट वो आपसे ही एक्सपेक्ट करेगा कि आपको आता होगा तो आप निकाल के दे दोगे। अब आपको आता है तो अब आपको टेंशन नहीं है, ठीक है। तो बताओ बच्चे, अगर इसका एग्जाम्पल मेरे को देना है, ये CH3COOH है और इसका मुझे इक्विवेलेंट वेट बताना है। अरे सर ये तो एसिड है, दिख रहा है सर, O के साथ H, आपने बोला ना OH, हाँ सर एसिड, तो इसमें तो एक ही H निकलेगा, तो इसका तो सर जो एन फैक्टर होगा बड़ा आसान हो गया 1। तो इसका इक्विवेलेंट क्या होगा? मॉलिक्यूलर वेट। तो मॉलिक्यूलर वेट कैसे निकालेंगे? 1 कार्बन 2 कार्बन, तो 2 कार्बन एटम का मास प्लस हाइड्रोजन कितना 3 और 1 4, 4 हाइड्रोजन एटम का मास प्लस 2 ऑक्सीजन, 2 इंटू ऑक्सीजन एटम का मास डिवाइडेड बाय एन फैक्टर 1। कर भाई कितना आ रहा है? 2 इंटू कार्बन का 12, 4 इंटू हाइड्रोजन का 1 प्लस 2 इंटू ऑक्सीजन का 16 बाई 1। तो 12 2 जा 24 प्लस 4 प्लस 32 बाई 1। तो 1 लिखने की जरूरत तो है नहीं यार। तो 24 और 4 28, 28 32 कितना होता है बेटा 60। आ गया, सही है ना? कर पाएंगे हम लोग? श्योर? आप थोड़ा कॉन्फिडेंस आ रहा होगा ना यार। बताओ तो, व्हाट अबाउट द इक्विवेलेंट वेट ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड? कितना आएगा इसका इक्विवेलेंट वेट? सर मास निकाल लेंगे, कैल्शियम का मास 40, डायरेक्ट कर रहा हूं मैं, कैल्शियम का 40, ऑक्सीजन कितना है 2 है, 2 ऑक्सीजन मतलब 32, और हाइड्रोजन भी सर 2 है तो 2, और एन फैक्टर तो यार सर ये तो OH है ना यहाँ तो सर ये तो बेस है, तो बेस का तो नंबर ऑफ OH एन कितना बच्चे 2, तो एन फैक्टर 2। तो 40 प्लस 32 प्लस 2 34 बाई 2, 74 बाई 2 कितना आ गया 37। आई होप एवरीथिंग इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। निकाल पाएंगे इक्विवेलेंट वेट? सो नाउ यू आर कैपेबल टू कैलकुलेट द इक्विवेलेंट वेट। हाँ, कई बार पता है क्या लोग फंसाते ऐसे हैं, अमोनिया का इक्विवेलेंट वेट निकालो तो सर क्या है मॉलिक्यूलर वेट? तो नाइट्रोजन का मास प्लस 3 हाइड्रोजन का मास डिवाइडेड बाय H 3 है तो 3, ऐसा मत करना अमोनिया बेस होता है, ठीक है। अरे सर बेस तो OH होता है ना, यहाँ तो OH लगा नहीं है, बेस कैसे हो गया?
बेस कैसे हो गया? तो थोड़ा सा बता दूं क्या? चलो देखते हैं। देखो बच्चे, एक वे बता रहा हूं ध्यान से। नाइट्रोजन, ये जो अमोनिया है ना बच्चे, तो नाइट्रोजन के लास्ट शेल में कितना इलेक्ट्रॉन होता है? तो नाइट्रोजन के लास्ट शेल में 5 इलेक्ट्रॉन होता है। 5 में से 3 हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बना लेगा तो एक लोन पेयर बच जाएगा। 5 में से अगर 3 हाइड्रोजन ने बॉन्ड बना लिया, मतलब नाइट्रोजन के 5 इलेक्ट्रॉन में से 3 इलेक्ट्रॉन ने हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बना लिया, तो 2 इलेक्ट्रॉन बचेगा ना यार। तो ये बच गया बच्चे। तो याद रखना, जिस भी कंपाउंड के सेंट्रल एटम पर, जिस भी कंपाउंड के सेंट्रल एटम पर अगर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन आ जाए, क्या आ जाए? लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन आ जाए, ऐसे लोग बेस होते हैं। और ऐसे बेस को नाम दिया गया लुईस, क्योंकि ये पहली बार लुईस ने बताया था। ये हम लोग डिस्कस करेंगे बच्चे, आयनिक इक्विलिब्रियम में एक चैप्टर आएगा आपके 11th क्लास में, वहाँ पे, ठीक है। लेकिन फिर भी थोड़ा सा बता दिया। तो सर, अगर किसी कंपाउंड के सेंट्रल एटम पे लोन पेयर बचता है तो बेस होता है, अगर ना बचा तो तुम समझदार आदमी हो, एसिड हो जाएगा, ठीक है। तो किसी भी कंपाउंड का अगर आपको ये पता करना है कि वो एसिड बेस है और उसमें H और OH ना लगा हो, और तब देखो H और OH लगा हो तब तो देख के बता देंगे कि एसिडिक बेस है। H और OH ना लगा हो और तब पता करना हो तब, तो ये कॉन्सेप्ट यूज कर लेना लुईस का, ठीक है। तो सर ये बेस है, तो कंफर्म है कि बेस है, तो इसका n फैक्टर 1 लेंगे, क्योंकि बेस होता तो OH लेना होता। अब चूंकि बेस डिसाइडेड है तो H तो ले नहीं सकते, क्योंकि H तो एसिड को बताता है, तो इसका n फैक्टर 1 लेना पड़ा, मजबूरी है। तो 14 हो गया इसका बच्चे, और इसका 3 × 1 हो गया, तो बेटा 17 आ गया, खत्म। हालांकि इसको समझाने के चक्कर में आपने एक नया कॉन्सेप्ट सीख लिया। सही है बच्चे, डन। तो क्या लगता है आप इक्विवेलेंट वेट निकाल पाएंगे अब आप? और अगर आप इक्विवेलेंट वेट निकाल पाए तो ग्राम इक्विवेलेंट वेट निकालना आपके लिए बाएं हाथ का खेल है। आपको कंपाउंड का खाली वेट दे दे न्यूमेरिकल में, इक्विवेलेंट आप खुद ही निकाल सकते हो, इतने समझदार हो ही चुके हो, काम खत्म। सही है। लेकिन एक तरीका और भी है इक्विवेलेंट वेट निकालने का बच्चे, ठीक है, कि अगर कोई कंपाउंड, ठीक है, ध्यान से सुनना, इफ एनी कंपाउंड participating, if any compound participating in reaction, मान लो कोई कंपाउंड किसी रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहा है और उस केस में आपको उस कंपाउंड का इक्विवेलेंट वेट निकालने के लिए बोल दे। जैसे अभी क्या था, आप किसी भी इंडिविजुअल कंपाउंड को उठा रहे हो और उसका इक्विवेलेंट वेट निकाल ले रहे हो, वो रिएक्शन में तो है नहीं, तो इंडिविजुअल आपने निकाला है। लेकिन अगर कोई कंपाउंड रिएक्शन के अंदर ही है, मतलब रिएक्शन हो रहा है उसी के अंदर कोई कंपाउंड लिया गया उस रिएक्शन में, और रिएक्शन ड्यूरिंग द रिएक्शन उस कंपाउंड का इक्विवेलेंट वेट पूछा जाए, ठीक है, तो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट केस। इस पर बहुत क्वेश्चन आते हैं, आईआईटी में, मेडिकल में बहुत आते हैं, बिटसेट में, केवीपीवाई में। तो ऐसे केस में कि जब कोई कंपाउंड इंडिविजुअल ना देकर के किसी रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहा है और उस दौरान उसका इक्विवेलेंट वेट निकालने के लिए बोलेगा, तो उसको निकालने का तरीका होता है, ऊपर तो मॉलिक्यूलर वेट रहेगा उस कंपाउंड का, है कि नहीं, ये तो फिक्स है, बट यहां पर जो n फैक्टर होगा वो चेंज हो जाएगा, क्योंकि बात रिएक्शन की हो रही है। और रिएक्शन में क्या होता है आपको मैं बताऊं, इलेक्ट्रॉन्स पर मोल ट्रांसफर्ड बाय ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट। क्योंकि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट लिखने का मतलब है कि दोनों में से कोई भी एक ले लो, क्योंकि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जितना इलेक्ट्रॉन पर मोल ट्रांसफर करेगा उतना ही रिड्यूसिंग एजेंट भी ट्रांसफर करेगा, दोनों का एक्चुअली ट्रांसफॉर्मेशन सेम होती है, इसलिए बच्चे यहां पर और वर्ड का यूज किया गया, ठीक है। अब समस्या ये है ना कि ये जो ऑक्सीडाइजिंग वर्ड है हम ये जानते नहीं है, रिड्यूसिंग वर्ड है ये हम जानते नहीं है, तो बच्चे जब तक हम इसको जानेंगे नहीं ना तब तक ये हमारे काम का नहीं है। तो सर ये ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग वर्ड कब जानेंगे, तो ये हम जानेंगे बच्चे मोल कॉन्सेप्ट के जस्ट अगले चैप्टर में, जिसका नाम होगा रिडॉक्स। रिडॉक्स रिएक्शन करके बच्चे एक चैप्टर है आपके पास, ठीक है ना, जिसको हम जस्ट मोल कॉन्सेप्ट के बाद पढ़ाएंगे, क्योंकि रिडॉक्स जो चैप्टर है ना उसमें ऐसे बहुत न्यूमेरिकल होंगे जो मोल कॉन्सेप्ट को रिलेट करके आपसे पूछे जाएंगे। तो पहले मोल कॉन्सेप्ट में महारत हासिल कर लो, एक्सपर्टाइज कर लो, तब रिडॉक्स में जाकर के अच्छे क्वेश्चंस को, कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस को हम लगा पाएंगे। क्योंकि रिडॉक्स वाले सेक्शन में जब मोल कॉन्सेप्ट को रिलेट करके न्यूमेरिकल देता है ना तो बड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, हर कोई करता नहीं है, उसको छोड़ देता है। तो इसीलिए मैं पहले मोल कॉन्सेप्ट अच्छे से सिखा रहा हूं ताकि तुम रिडॉक्स का न्यूमेरिकल कितना भी कॉम्प्लिकेटेड आए यू कैन डू दैट, ओके। सो जस्ट वेट फॉर द सम टाइम इस तरह के इक्विवेलेंट वेट को निकालने के लिए। फिलहाल अभी जो मोल कॉन्सेप्ट है उसमें हमारा उससे काम चल जाएगा कि जहां कोई इंडिविजुअल कंपाउंड या आयन देगा और उसका इक्विवेलेंट वेट पूछेगा,
ठीक है। अगर किसी कंपाउंड का कोई कंपाउंड अगर रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहा हो तब उसका इक्विवेलेंट पूछे तो हमको ये अप्लाई करना पड़ेगा, और वहाँ ऑक्सीडाइजिंग रिड्यूसिंग एजेंट को बिना आप जाने हम इसके बारे में कुछ ना कर पाएंगे। तो इसीलिए इस पोर्शन के लिए हमें थोड़ा वेट कर लेना चाहिए रिडॉक्स के लिए, ठीक है, डन। बाकी हमारे मोल कॉन्सेप्ट में जो नॉर्मल ऑक्सीडाइजिंग आपको इक्विवेलेंट निकालना सिखाया उससे काम आपका चल जाएगा। सही है बच्चे? हो बहुत अच्छे, मजा आ गया सर। चलो, पता है कई लोग क्या करते हैं ना, मोल कॉन्सेप्ट में ही रिडॉक्स को घुसा देते हैं, और मोल कॉन्सेप्ट में रिडॉक्स घुसा ना वैसे ही दिमाग खराब होता है और मोल कॉन्सेप्ट गायब। तो बच्चा ना तो मोली कॉन्सेप्ट अच्छे से कर पाता, ना ही रिडॉक्स इक्वेशन कर पाता है, और उसके बाद वो यही कंप्लेन करता है कि सर मोल कॉन्सेप्ट एक ऐसा चैप्टर जिसका न्यूमेरिकल हम छोड़ के आ जाते हैं। और ये ऐसा नहीं मैं बता रहा हूँ अभी की बात, ये बहुत पुराने समय से चला आ रहा है। तो इसीलिए मैंने थोड़ा सा इसमें चेंज किया कि मैं मोल कॉन्सेप्ट अलग देखूंगा और रिडॉक्स को मैं अलग देखूंगा, ताकि आप न्यूमेरिकल को कंपेयर कर सको और समझ सको कि कैसे रिलेट करना है, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट द बच्चे इक्विवेलेंट वेट। अब आपका एक ड्यूटी है यहाँ पर कि किसी भी कंपाउंड का इक्विवेलेंट आपको छोड़ना नहीं है। कोई भी कंपाउंड दिखे आपको उसका इक्विवेलेंट वेट निकालना है, सही है। कोई भी कंपाउंड देखिए उसका इक्विवेलेंट निकालना है। जैसे मान लो अगर हमें इक्विवेलेंट निकालने के लिए बोला जाए NaHCO3 का, तो कैसे निकालोगे बताओ सर? इसका मॉलिक्यूलर वेट, सोडियम का वेट 23 प्लस हाइड्रोजन का 1 प्लस कार्बन का 12 प्लस ऑक्सीजन का 16 3 जा 48 डिवाइडेड बाय, सर लेफ्ट वाला तो केटाइन होता है ना। हमने कहा बिल्कुल बच्चे, हो गया। तो केटाइन तो सर यहाँ एक ही होगा, हाँ बिल्कुल, तो एक ही होगा इसका फैक्टर। कितना आ जाएगा? 24 और 48 12 60 184 आ गया सर, खत्म, डन। तो अब आपके पास एक ड्यूटी आ गई कि आप इक्विवेलेंट वेट लगभग हर तरह के कंपाउंड का खुद निकालें। अगर आप 20 कंपाउंड का इक्विवेलेंट वेट निकालते हो और आपको वन टाइम में अगर आप वो सारा इक्विवेलेंट वेट निकाल ले जाते हो ना, तो बात खत्म, फिर तो आप मजे हैं आपके, ठीक है। फिर आपको मोल कॉन्सेप्ट पे कोई दिक्कत होनी ही नहीं है, श्योर। बस एक ही ऐसा जगह है जहाँ पर आप इक्विवेलेंट वेट निकाल सकते हो, जब आपको कंपाउंड को किसी रिएक्शन में डाल के दे देगा और तब इक्विवेलेंट पूछेगा, तो उसके लिए रिडॉक्स पढ़ना पड़ेगा, तो उसके लिए थोड़ा सा वेट करिएगा, ठीक है। सो बच्चे, हम इसी टॉपिक को यहीं पर समाप्त करते हैं आज की क्लास में, क्योंकि आधार लेक्चर 3 को मैंने जानबूझ के छोटा बनाया। पता है क्यों? क्योंकि अभी आप टाइम लोगे कि पहले तो मोल कॉन्सेप्ट जो बेसिक न्यूमेरिकल्स मैंने कराए थे लास्ट वाले आधार लेक्चर 2 में, उसकी प्रैक्टिस कर रहे हो गए अभी आप लोग, और प्लस आज का आपका होमवर्क अच्छा खासा हो गया कि इक्विवेलेंट वेट निकालना किसी भी तरह के कंपाउंड का, किसी भी तरह के आयंस का, है ना। तो बी रेडी फॉर दैट ऑल्सो, ठीक है। तो अब पहले इसको आप करेंगे, देन वी कैन मूव फॉर द नेक्स्ट वन। तो अब अगले सेक्शन में हम डिस्कस करेंगे कि जो इक्विवेलेंट वेट हम लोग ने आज सीखा है, इसका यूज हम कैसे कैसे करते हैं। जबरदस्त इशू है कसम से, इसे ऐसे ऐसे न्यूमेरिकल लगेंगे तुम सोच भी नहीं सकते हो। तो देखो मजा अगले लेक्चर में। तब तक के लिए मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक बाय बाय, टेक केयर, और प्लीज़ चैनल को सपोर्ट बनाए रखें और औरों तक भी इसे जाने दें, पहुँचाएँ। थैंक यू।